हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। जैसा आपको पता है कि मैंने ये जो चैप्टर 7 है क्लास 11 फिजिक्स का वो शुरू कर दिया है और उसका ये सेकेंड टॉपिक है। इससे पहले का जो लेक्चर है अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप वो देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम। मतलब हमें एक सिस्टम दिया है। लास्ट टाइम आपको बताया था सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या है? जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने, उसे सिस्टम बोलेंगे। तो यहां हम एक ऐसा सिस्टम लेके चलेंगे जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल हैं। कितने पार्टिकल हैं बच्चों? सिर्फ दो पार्टिकल। तो उन दो पार्टिकल से मिलके बने इस सिस्टम का हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास कि उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज बच्चों हमारे पास एक सिस्टम है जो दो पार्टिकल से बना है। ये है हमारा बच्चों पार्टिकल P1 और ये है सपोज हमारा सेकंड पार्टिकल P2। तो इन दो पार्टिकल से मिलके हमारा सिस्टम बना है। ये है वो लाइन जो इन दो पार्टिकल्स को एक दूसरे से जोड़ती है और इनको एक सिस्टम बनाती है। ठीक, अब सपोज हम यहां पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर एक्सिस हम लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर मैं टू डायमेंशन की बात करता हूं तो यहां पे मैंने एक एक्स एक्सिस लिया और ये लिया मैंने अपना वाई एक्सिस और ये है हमारा ओरिजिन। मतलब हम इन दो पार्टिकल्स को, मतलब इन दो पार्टिकल्स के इस सिस्टम को हम बच्चों इस ओरिजिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस पॉइंट ओ से बच्चों हम इनके सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों पार्टिकल्स के सिस्टम को। सपोज P1 को अगर मैं मिला देता हूं ओरिजिन से, तो आपने पढ़ा है वेक्टर वाले चैप्टर में कि किसी भी पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिला दें तो जो वेक्टर मुझे मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोजीशन वेक्टर। तो यहां पे अगर मैं इसको ओरिजिन से मिलाता हूं बेटा तो मुझे क्या मिलता है? पोजीशन वेक्टर मिलता है। किसका? इस पार्टिकल P1 का। और इस पोजीशन वेक्टर को मैंने मान लिया R1। यहां तक क्लियर है सबको कि यहां पे कि जो R1 है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल P1 के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं पार्टिकल P2 के केस में भी लेता हूं और इसको भी मिला देता हूं यहां पे ओरिजिन को इससे, तो मुझे नया पोजीशन वेक्टर मिलता है ये R2। कि जो सेकंड पार्टिकल है हमारा, सपोज इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों कितना है? R2 है। क्लियर है जी यहां तक? अब हमें निकालना है इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर के वो कहां होगा। सपोज मैंने माना कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल का मास तो है बच्चों m1 और यहां पे जो पार्टिकल है इसका मास है बच्चों सपोज m2 और इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो सपोज यहां पे लाई करता है। इनका जो सेंटर ऑफ मास है सपोज वो कहां पे है बच्चों? यहां पे। क्लियर है यहां तक? अब ये जो मैंने सेंटर ऑफ मास लिया यहां पे पॉइंट सी पे, इसका मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है। हमने माना कि अगर मैं इसको ओरिजिन से मिला देता हूं तो ये जो वेक्टर आया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारे सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और यही मुझे कैलकुलेट करना है कि जो हमारा ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है R, कैपिटल R जो हमने माना, ये किसके इक्वल आएगा। क्लियर है? करना क्या है हमें? यहां हमें इन दो पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। मतलब बच्चों हमें फाइंड आउट करनी है RCM के लिए एक एक्सप्रेशन के RCM क्या होगा। ठीक, तो पहले बता देता हूं, अगर आप निकालते हो RCM बेसिकली बच्चों क्या आता है कि सेंटर ऑफ मास को जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, m1 इंटू R1 प्लस मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला है बच्चा पार्टी जो हमें यूज करना है यहां पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है जी, क्लियर है? मतलब ये फॉर्मूला हमें निकालना है, सॉरी, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन है जो फाइनली हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। वी हैव टू प्रूव दिस, हमें इसका प्रूव देना है।
ठीक है ना, इसका प्रूफ देना है हमें, ये डिराइव करके दिखाना है। तो चलिए इसकी डेरिवेशन करते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि यही आंसर आएगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो जैसा कि आपके सामने है, हमने दो पार्टिकल्स माने हैं बच्चों जिनका मास है m1, एक का मास है m2, और इनको मिलाने से ये सिस्टम बन रहा है। ये सेंटर ऑफ मास है, इसका पोजीशन वेक्टर है RCM, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब हमने माना सपोज हमारा ये सिस्टम मूव भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स रुके हुए हैं, दे आर मूविंग। सपोज कि जो पार्टिकल P1 है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी V1 से। पार्टिकल P1 की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? सपोज V1, और वेलोसिटी आपको पता है, पढ़ा है सबने, किसके इक्वल आती है वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब V1 क्या होगा? dr1/dt। इसी तरह से दोस्तों जो ये हमारा सेकंड पार्टिकल है उसकी भी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी सपोज कितनी है, कितनी आएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही आएगी सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी। और अगर हमें बच्चों वेलोसिटी पता लग गई तो क्या पता लग जाएगी? एक्सेलरेशन। और फर्स्ट पार्टिकल की अगर मैं क्या निकालता हूं? एक्सेलरेशन, उसको मैंने a1 मान लिया। अब बच्चों हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होती है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे बच्चों अब हम इस v1 की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि ये बेसिकली ये बन रहा है d/dt ऑफ v1, यही बन रहा है। देखो ये d/dt ऑफ v1 की वैल्यू रख दो। जब v1 की वैल्यू रखूंगा बच्चों तो ये बनेगा d/dt v1 की वैल्यू रख दी यहां पे dr1/dt। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गई बच्चा पार्टी हमारे पास d²r1 अपॉन dt²। क्या आ गई? d²r1 अपॉन dt²। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली बच्चा पार्टी हम सेकंड पार्टिकल की भी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। सेकंड पार्टिकल की एक्सेलरेशन निकालने पे हमारे पास आएगी d²r2 अपॉन dt²। ठीक, दोबारा बता देता हूं। देखो एक्सेलरेशन क्या थी फर्स्ट पार्टिकल की? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर d/dt v1 अंदर, v1 की वैल्यू रखी dr1/dt। अब यहां हो क्या रहा है बच्चों? d/dt किसको रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान रखना है आपने, d/dt किसको रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहां फिर से एक और d/dt है, मतलब यहां दो बार डेरिवेटिव होगा r1 का, मतलब पोजीशन वेक्टर का। इसीलिए मैंने यहां लिखा है d²r1/dt², मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग द डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। एक बार यहां किया d/dt, एक बार ये किया d/dt, तो d²/dt², मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही। ठीक है, तो ये सेकंड पार्टिकल की एक्सेलरेशन आ गई। यहां तक सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो कैसी लगी वीडियो। उसके बाद देखो बच्चों, एक्सेलरेशंस हमें पता लग गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब मैंने माना कि हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है, ठीक है, अब क्योंकि ये सिस्टम है, मूव कर रहा है, एक्सेलरेट भी हो रहा है, मतलब बाहर से फोर्सेस भी लग रही हैं। ठीक है, तो अब यहां पे दो तरह की फोर्सेस जो हैं बच्चों लग रही हैं पार्टिकल्स पे। अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करता हूं बेटा, तो इस पे माना हमने इस फर्स्ट पार्टिकल पे हमारे जिसका मास m1 है, एक तो बाहर से लग रही है सपोज फोर्स, वो है F1 एक्सटर्नल, उसके ऊपर लिख देता हूं F1 एक्सटर्नल। ठीक है ना, एक अब इस सिस्टम पे ना बाहर से भी फोर्स लग रही है। मैंने माना कि मेरा जो फर्स्ट पार्टिकल है इस पे बाहर से एक फोर्स लग रही है जिसको हमने मान लिया F1 एक्सटर्नल। क्या मान लिया इस फोर्स को हमने? F1 एक्सटर्नल, जो बाहर से लग रही है। क्लियर है? इसके अलावा हमारे इस पार्टिकल पे एक और फोर्स लग रही है जो इंटरनल फोर्स है। अब यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था। एक होती है एक्सटर्नल फोर्स, एक होती है इंटरनल फोर्स। सिस्टम पे दो तरह की फोर्सेस लगती हैं बच्चों, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फोर्स होती है जो बाहर किसी एक्सटर्नल एजेंसी से लगती है, और इंटरनल फोर्स होती है जो पार्टिकल, सिस्टम के पार्टिकल एक दूसरे पे लगाते हैं। तो यहाँ पे ये तो बाहर से लगने वाली फोर्स है,
और एक जो इसमें फोर्स लग रही है वो अंदर की फोर्स है। कहां की फोर्स है? वो अंदर की फोर्स है कि ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक इंटरनल फोर्स इस पे लगा रहा है जिसको हमने नाम दिया F12। यहां पे बच्चों जो F12 है हमारा वो क्या है? इंटरनल फोर्स ऑन पार्टिकल P1 ड्यू टू पार्टिकल P2। मतलब P1 पार्टिकल पे P2 पार्टिकल की वजह से जो इंटरनल फोर्स लग रही है दैट इज F12। और यहां पे जो हमारा F1 एक्सटर्नल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन P1। तो इसका मतलब जो टोटल फोर्स लगेगी P पे, ठीक है ना, F सपोज टोटल फोर्स P पे लग रही है F1, तो जो ये F1 है ये क्या है? टोटल फोर्स या नेट फोर्स? टोटल फोर्स ऑन P1 ये किसके इक्वल होगी? देखो तो जो टोटल फोर्स होगी बच्चों P1 पे F1 वो किसके इक्वल होगी? इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन P1 पार्टिकल प्लस इंटरनल फोर्स ऑन P1 पार्टिकल। इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, इसे मैंने क्या मान लिया? इक्वेशन 1 मान लिया। क्लियर है यहां तक? ऐसे ही दोस्तों जो हमारा सेकंड पार्टिकल है, सपोज इस पे बाहर से फोर्स लग रही है F2 एक्सटर्नल, ठीक है, बाहर से कितनी फोर्स लग रही है? F2 एक्सटर्नल। और अंदर से बच्चों कितनी फोर्स लग रही है इस पे? ये पार्टिकल P1 पार्टिकल P2 पे फोर्स लगा रहा है, उसको हमने मान लिया F21। तो जो नेट फोर्स होगी सेकंड पार्टिकल पे वो होगी हमारी F2 एक्सटर्नल प्लस F21, दैट इज इक्वेशन 2। क्लियर है जी? यहां तक समझ में आ गया? तो ये F1 फोर्स है जो पार्टिकल 1 पे लग रही है, ये F2 फोर्स है जो सेकंड पार्टिकल पे लग रही है। इसका मतलब यहां तक तो हमने निकाल लिया। अब फर्दर यहां पे हम क्या लगा सकते हैं? न्यूटन का सेकंड लॉ भी लगा सकते हैं। अब भाई सबने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है ना सबने न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलती है बच्चों? कि जो फोर्स लगती है किसी भी पार्टिकल पे वो किसके इक्वल होती है? पार्टिकल का मास इंटू पार्टिकल की एक्सेलरेशन, यही होती है फोर्स। तो इसका मतलब ये जो फोर्स लग रही है यहां पे फर्स्ट पार्टिकल पे F1 ये क्या बनेगी? तो यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ, यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो जब बच्चों मैं न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करता हूं तो मेरे पास आता है यहां पे F1 की जगह मैं लिख सकता हूं फर्स्ट पार्टिकल का मास। देखो F1 क्या आने वाला है? पार्टिकल का मास m1 इंटू पार्टिकल की एक्सेलरेशन a1। तो F1 की जगह मैं यहां लिख दूंगा बच्चों m1 इंटू a1। और m1 a1 क्या बन गया? F1 एक्सटर्नल प्लस ये इंटरनल फोर्स F12, ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। सिमिलरली बच्चों सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? F2 की जगह मैं क्या लिखूंगा? सेकंड पार्टिकल का मास इंटू सेकंड पार्टिकल की एक्सेलरेशन। और यहां से ये बच्चों बन गया F2 एक्सटर्नल प्लस F21। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? सिंपल है, न्यूटन सेकंड लॉ हमने यहां पे यूज की है। अब बच्चों हम यहां पे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे 3 और 4 को, जिससे मुझे क्या मिल जाएगी? टोटल फोर्स मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मुझे? टोटल फोर्स मिल जाएगी। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो सो टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो अगर मैं पूरे सिस्टम पे टोटल फोर्स निकालता हूं बच्चों, अब पूरे सिस्टम में 2 ही पार्टिकल हैं तो टोटल फोर्स पूरे सिस्टम पे क्या होगी हमारी? F। जो हमारे सिस्टम में 2 पार्टिकल्स हैं उन पे जो फोर्सेस लग रही हैं उनका सम F1 प्लस F2। और हमने अभी अभी निकाला बच्चों, ये हमारे पास बनेगा कि जो हमारी ये टोटल फोर्स आएगी, जो हमारी टोटल फोर्स आएगी बच्चों F, वो किसके इक्वल आने वाली है? F। टोटल फोर्स F जो हमारी आने वाली है ये F1 प्लस F2, वो हमारी क्या आएगी? देखो वो हमारी बनेगी टोटल फोर्स F1 प्लस F2 इज इक्वल, अब F1 हमारा किसके इक्वल था? देखो M1 A1, तो यहां आ गया M1 A1 प्लस F2 किसके इक्वल है? M2 A2। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? देखो मैंने सिंपली क्या किया है? इक्वेशन 3 और 4 को ऐड किया है। इधर लेफ्ट साइड क्या है? M1 A1, इधर क्या है? M2 A2। तो M1 A1 प्लस M2 A2 इक्वल्स टू, अब इधर वाली साइड से भी ऐड कर दो तो ये बनेगा M1 A1 की वैल्यू रख दो यहाँ। M1 A1 कितना है? F1 एक्सटर्नल
प्लस F12 प्लस फिर ये आ जाएगा F2 एक्सटर्नल प्लस F21। तो ये हमारे पास नेट फोर्स आ गई बच्चों, जो है F1 प्लस F2। F1 है हमारा ये M1A1 और F2 है हमारा M2A2। फिर M1A1 किसके इक्वल है? F1 एक्सटर्नल प्लस F12। तो M1A की जगह मैं यहां लिख सकता हूं F1 एक्सटर्नल प्लस F12। सिमिलरली M2A2 की जगह मैं लिख सकता हूं F2 एक्सटर्नल प्लस F21। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम बच्चों कर लेते हैं रीअरेंज। इसको हम क्या कर लेंगे? थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, और रीअरेंज करने से हमारे पास बच्चों क्या बनेगा यहां से कि टोटल फोर्स F हमारे पास आएगी M1A1 प्लस M2A2 इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस, इसको साथ लिख लेता हूं इसके F2 एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फोर्सेस को मैं एक ही ब्रैकेट में लिख लेता हूं F12 प्लस F21। यहां तक समझ गए? एक ही ब्रैकेट में लिख लिया मैंने। अब यहां पे हमारे पास बच्चों यूज होगी न्यूटन की थर्ड लॉ। क्या यूज होगी बेटा यहां पे? अब न्यूटन का थर्ड लॉ यूज होगा, वो ध्यान से समझना है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ सबने पढ़ा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलती है? न्यूटन थर्ड लॉ भाई कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब ये जो फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस, ये इक्वल और अपोजिट है। मतलब जितनी फोर्स से पार्टिकल P2 P1 को अपनी तरफ खींच रहा है, उतनी ही फोर्स से पार्टिकल P1 P2 को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब ये जो फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस, दे आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो मेरे पास बनेगा F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बच्चों अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हमारे इंटरनल फोर्सेस का नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसलिए यहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा? 0 पुट कर दूंगा। तो 0 पुट कर देने से मेरे पास बनेगा F इज इक्वल टू नेट फोर्स F इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस ये क्या हो गया? 0 है ना, 0 हो गया। तो इसका मतलब बच्चों जो नेट फोर्स मुझे मिल रही है वो किसके इक्वल है? एक्सटर्नल फोर्सेस के सम के इक्वल है। ठीक है ना। तो जो नेट फोर्स F मुझे मिलेगी, ये नेट फोर्स F मेरी जो है टोटल फोर्स F, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस का नेट फोर्स में कोई रोल नहीं है। F किसके इक्वल आ रहा है? F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल ना, ये तो 0 हो गया, इसको यहां से खत्म कर दो। ठीक है। तो नेट फोर्स जो है हमारी बच्चों वो किसके इक्वल है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 1 प्लस एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो इसको मैं F मान लेता हूं क्योंकि ये इसी के इक्वल आ रहा है। तो यहां से हमारे पास बच्चों ये सिंप्लीफाई हो गया कि नेट फोर्स हमारी जो इनके इक्वल है वो क्या आ रही है? M1A1 प्लस M2A2। अब जस्ट बच्चों मुझे क्या करना है? यहां पे वैल्यूज पुट करनी है A1 की, A2 की। A1 की वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा d2r1/dt²। A2 की वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा d2r2/dt²। इसके अलावा यहां मैं नेट फोर्स F की भी वैल्यू पुट कर दूंगा। अब चलते हैं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पे। तो भाई सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन सबने पढ़ी है, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था सेंटर ऑफ मास क्या होता है। क्या होता है बच्चों सेंटर ऑफ मास? कि इट इज दैट पॉइंट ऑन द सिस्टम एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज ऑफ, या कह लो कि इट इज दैट पॉइंट ऑन द सिस्टम एट विच होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। कि ये किसी सिस्टम का वो पॉइंट है जहां पे पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो मैं मान सकता हूं कि सपोज मेरा जो ये सिस्टम है 2 पार्टिकल्स का, इस पूरे सिस्टम का मास कितना है? M। ठीक है ना। तो टोटल मास पूरे सिस्टम का कितना है? M, जो किसके इक्वल होने वाला है बाद में M1 प्लस M2। तो टोटल मास सिस्टम का कितना है बच्चों? M। सपोज इस टोटल मास पूरे सिस्टम का m है और पूरे सिस्टम में बच्चों जो एक्सेलरेशन आएगी, ऑब्वियस सी बात है वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी? एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्योंकि जितनी एक्सेलरेशन से हमारा सेंटर ऑफ मास जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम भी जाएगा, क्योंकि पूरे सिस्टम का मास सेंटर ऑफ मास पे ही कॉन्सेंट्रेट है।
ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जितनी एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम जा रहा है उतनी ही एक्सेलरेशन से हमारा सेंटर ऑफ मास भी जा रहा है। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन होगी वो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम पे लगने वाली जो टोटल फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो क्या होगी, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यही होगी। तो ये वैल्यूज यहां रख लेंगे। तो टोटल फोर्स जो सिस्टम पे लगेगी क्या होगी, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2। यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों हमने अभी अभी पढ़ा था कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर। जैसे यहां पे था a1 क्या था, d स्क्वायर r1 बाय dt स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो किसके इक्वल आएगी बच्चों, सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है इट विल बी इक्वल टू द डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है बच्चों, डायग्राम में आप देख सकते हो ये RCM। तो ये किसके इक्वल होगा, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के डबल डेरिवेटिव के इक्वल। तो इसकी वैल्यू यहां पे ये पुट कर दूंगा तो मेरे पास बनेगा m इंटू डी स्क्वायर r सेंटर ऑफ मास अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू m1 a1 की वैल्यू आ जाएगी d स्क्वायर r1 बाय dt स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा m2 इंटू डी स्क्वायर r2 बाय dt स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। अब सारे में से d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सारे में से, देखो डी स्क्वायर यहां पे अगर मैं कॉमन निकाल लूं डी स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, अंदर रहता है m इंटू r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, इधर भी अगर मैं डी स्क्वायर बाय dt स्क्वायर को बच्चों कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचता है m1 r1 प्लस m2 r2, ये बचता है। तो डी स्क्वायर बाय dt स्क्वायर से डी स्क्वायर बाय dt स्क्वायर कैंसिल। तो यहां से बच्चों फिर सेंटर ऑफ मास हमारा आ जाता है r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैपिटल M। तो बस अब कैपिटल M की वैल्यू रख दो। तो बच्चों जब मैं कैपिटल M की यहां वैल्यू रखता हूं तो देखो मेरे पास क्या आता है, तो मेरे पास आता है कि सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन टोटल मास किसके इक्वल है भैया, m1 प्लस m2। तो अपॉन में आ जाता है m1 प्लस m2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। तो दो पार्टिकल्स के लिए बच्चों हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया सेंटर ऑफ मास का। क्या आया, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर हमें कोई भी दो पार्टिकल्स का सिस्टम दिया हो और हमें उसके सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना हो, पोजीशन वेक्टर, तो कैसे निकलेगा बच्चों, हम पहले पार्टिकल के मास को मल्टीप्लाई करेंगे उसके पोजीशन वेक्टर से, फिर उसको ऐड कर देंगे सेकंड पार्टिकल के मास और सेकंड पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की प्रोडक्ट से, मतलब m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब m1 प्लस m2। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड, ये दो पार्टिकल के लिए है। इसी तरह से बच्चों इसको आप जनरलाइज कर सकते हो। जनरलाइज करने का क्या मतलब है कि अगर आपको दो की बजाय बहुत सारे पार्टिकल्स दिए हों तो क्या करोगे, अगर आपको सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स दिया हो, क्या दिया हो बेटा, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, इसी को जनरलाइज कर लेंगे, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। कि सपोज बच्चों आपको एक ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये कोई बॉडी है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनी है, देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अप टू सो ऑन nth पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है सपोज r1, ऐसे ही सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r2, ऐसे ही दोस्तों थर्ड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r3, अप टू सो ऑन nth पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है सपोज वो कितना है rn। और सपोज फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1, सेकंड का मास है m2, थर्ड का मास है m3, अप टू सो ऑन nth पार्टिकल का मास कितना है सपोज mn। और यहां को है इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास, तो इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर हमारे पास n पार्टिकल है, मतलब दो की बजाय ना n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो सेम यही जनरलाइजेशन है, इसको जनरलाइज कर लेंगे।
जनरलाइज कैसे करेंगे? सिंपल है बच्चों, जब हमें 2 पार्टिकल दिए थे तो हम 2 पे जाके रुक जाते थे, अब हमें n पार्टिकल दिए तो हम चलते रहेंगे, m1r1 प्लस m2r2 प्लस फिर थर्ड पार्टिकल आ जाएगा हमारा m3r3 प्लस फिर हमारा फोर्थ पार्टिकल आ जाएगा m4r4 प्लस अप टू सो ऑन। कहां तक चलते रहेंगे भाई हम? अप टू सो ऑन nth पार्टिकल तक। nth पार्टिकल का मास इंटू nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, जैसे इसमें लिया इसको जनरलाइज कर लिया बस, फिर डिवाइडेड बाय सभी पार्टिकल्स के मासेस को ऐड कर लो, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू सो ऑन mn। सो ये हमारे पास n पार्टिकल्स के केस में आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो बहुत ही इजी है n पार्टिकल्स का मास, n पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर भी निकालना। 2 पार्टिकल्स के लिए निकालो, फिर उसको क्या कर दो? जनरलाइज कर दो। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग था। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, रिश्तेदार हैं जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, नॉन मेडिकल या मेडिकल जिन्होंने लिया हुआ है, उन बच्चों के पास इस वीडियो को जरूर भेजें, उनको हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को डीपली समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय टू ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखें।